नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। आपका फायदा हो रहा होगा। तो थोड़ा सा विलम्ब ना करते हुए चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, मिस प्रीति, द न्यू क्लास टीचर ऑलवेज रेनफोर्स द गर्ल। रेनफोर्स मतलब प्रोत्साहित करते थे, है ना। प्रोत्साहित करते थे। Miss Preeti, the new class teacher, always reinforced the girl in her class, even if they were wrong. अगर लड़कियां कुछ गलत भी जवाब दे रही फिर भी वो उनको रेनफोर्स करती थी, बट नॉट द बॉय इवन व्हेन दे गेव द करेक्ट रेस्पॉन्स। लेकिन लड़कों को वो उस तरीके से रेनफोर्स नहीं करती थी। और अनलेस दे गिव द करेक्ट आंसर, स्टिल दे डजंट रिकॉग्नाइज और रीइंफोर्स। सो दिस इज ए केस ऑफ हार्ट। इसी ये कौन से केस होगा? लेट नंबर वन है जेंडर पॉपुलैरिटी, जेंडर स्ट्रेंथ, जेंडर सर्वाइवल एंड जेंडर बायस। ये तो सबसे आसान है ना। जेंडर बायस ये हो रहा है, ये पता चलता है। बायसनेस मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट। इस तरीके से जेंडर पॉपुलैरिटी, जेंडर सर्वाइवल, गर्ल्स बॉयज में जिसको हम ज्यादा प्रिफर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स का जो बहुत डेथ होता है, है, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे नहीं बायोलॉजिकल, बट हमारे यहाँ पे क्या सोसाइटी में क्या होता है, गर्ल्स चाइल्ड्स को जन्म होते ही मार भी देते थे, है ना। जेंडर स्ट्रेंथ ये दिखाया जाता था कि लड़के बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये बोला जाता है। जेंडर पॉपुलैरिटी की लड़के ज्यादा फेमस है, ये ऑल आर। आप जब आप सेकेंड ईयर करेंगे बीएड के, तो आपको एक पेपर ही पढ़ाया जाएगा, जेंडर इश्यूज एंड इनइक्वालिटी। और भी बहुत सारी चीजें, जेंडर एसिमेट्री, जेंडर पैरिटी, धीरे धीरे हम समझेंगे। लेकिन आज के लिए हमारा आंसर है जेंडर बायस। बायस मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है निष्पत्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क दैट प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ ए लर्नर इज कॉल्ड व्हाट। मैंने आपको ये समझाया था, लेकिन वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब देखिए, जब हम कोई टेस्ट करेंगे, कोई एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो हमको पहले से हमारा वो टेस्ट किस तरीके का होगा, हमको उसका एक ब्लूप्रिंट निकालना होगा। फॉर एग्जांपल, कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, नॉलेज से कितना आएगा, अंडरस्टैंडिंग से कितना है, कौन सा स्किल्स क्वेश्चन हम देंगे, जो क्वेश्चन हम देंगे उसमें सर ऑब्जेक्टिव टाइप कितने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने होंगे, लॉन्ग लॉन्ग आंसर कितने होंगे, है ना। हम क्वेश्चंस में ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कितने टाइम में वो क्वेश्चन को वो कवर करेगा, ये सारी चीजें हम अपने ब्लूप्रिंट में पहले से ही बनाते हैं और टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। समझ में आया ब्लूप्रिंट क्या होता है? ओके। नेक्स्ट, पिलर। पिलर मीन्स दिस इज एन पार्ट, नॉट ए कॉग्निटिव। कॉग्निटिव तो इट इज, कॉग्निटिव मीन्स इट रिलेटेड टू ब्रेन, है ना। कॉग्निटिव का मतलब ही है कि ब्रेन से रिलेटेड है। तो पिलर जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ, हमारे हिंदुस्तान की जो संविधान है उसका जो चार पिलर है, पहला है पीपुल, दूसरा है जुडिशियरी, तीसरा है ब्यूरोक्रेट्स, नंबर फोर्थ इज मीडिया न्यूज़पेपर, है ना। वैसे इक्वल पार्ट, दैट्स अ पिलर। समझ में आया? नेक्स्ट, डिजाइन। डिजाइन मतलब किसी भी चीज का अगर हमको स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल में अगर उसको सहेज दें, दैट्स द डिजाइन। नंबर थ्री, स्कीमा। स्कीमा इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क ऑफ एन बॉडी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है और उसने अपने पापा से एक दिन आसमान में कुछ उड़ता हुआ चीज देखा और बोला पापा वो क्या है, तो उसके पिताजी ने उसको बोला दैट इट इज ए बर्ड। ये एक पक्षी है। तो उसके स्कीमा में ये हो आ गया कि उसके कॉग्निटिव, उसके ब्रेन में ये फिक्स हो गया ये बात कि जो उड़ने वाली चीजें हैं वो पक्षी होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं, है ना। एक और दिन क्या हुआ, एक और काइट उड़ रहे थे, तो फिर वो बच्चा बोला पापा बर्ड, तो उसने बोला दिस इज नॉट बर्ड, दिस इज ए काइट, इट आल्सो फ्लाई। सो उसके जो एग्जिस्टिंग स्कीमा थे, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो एक और नया चीज एसिमुलेट हुआ, नई चीज का उसने धारणा दी कि ये काइट काइट है। अच्छा, ये उड़ने वाली चीजें काइट भी होती है ना। फिर एक और दिन क्या हुआ, उसने एक एरोप्लेन देखा आकाश में उड़ते हुए, तो उसने फिर से बोला पापा बाढ़, तो उसने, उसके पिताजी ने उसको कहा ये बाढ़ नहीं है, इट इज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन आल्सो फ्लाई। सो धीरे धीरे उसके स्कीमा में चेंजेस हो रहे हैं। स्कीमा में क्या चेंजेस हो रहे हैं कि बाढ़ भी उड़ सकता है,
एरोप्लेन भी उड़ सकता है ना, सही है। जैसे कि फॉर स्कीमा, स्कीमा इज द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, जो उसके दिमाग में है जो चीज, जैसे कि पहले मैंने बोला उसने एक चीज जो है बार फ्लाई कर, दैट्स द एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन, न्यू आइडिया, न्यू इंफॉर्मेशन जब उसने लिया, दैट्स द एसिमिलेशन इन हिज स्कीमा। फिर कुछ ऐसा कंडीशन आया जिसने उसने काइट देखा तो उसको फिर से एक बार एकोमोडेट करना पड़ता है वो चीज को, दैट ही हैज टू एकोमोडेट, and the process is known as accommodation. And again, some problematic situations are there, some situation created that he can feel aeroplane also moving in the sky, so there is a problematic situation, problematic situation. Okay, again he have to analyze, he has to क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रेट करना पड़ता है, ये वो सारी चीजें नहीं, ये इन्फॉर्मेशन भी हम अपने स्कीमा में ले लें, दैट्स द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। ऐसे ही स्कीमा का साइकिल चलता है, कुछ नई चीजें आती है वो फिर से आपके स्कीमा में चला जाता है, फिर से कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जिसमें आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर अपने अपने जो क्वेश्चन होते हैं, जो अपने पोर्शन होते हैं, जो आइडिया, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज होता है वो फिर से आपको लाना पड़ता है, दैट्स द स्कीमा। ओके, तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क इज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ ए लर्नर इज नोन एज स्कीमा। इंपॉर्टेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम और क्वेश्चंस को देखेंगे, डील करेंगे। So the next question is, in North India, who started a movement, who started a movement with the main aim of introducing Western education to the Muslims. Okay, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम भाई बहनों के लिए कौन, ओके, एक मूवमेंट शुरू किए थे ताकि मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन मिल सके। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, फखरुद्दीन अहमद। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमने ना सुना है ना पता है ये सारी चीज़ों के। ओके, तो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम शायद आपने सुना होगा, ये हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे, है ना, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके नाम पे एक कॉलेज भी है हिंदू, वो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके नाम का एक कॉलेज भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। ओके, ये नहीं है। नंबर सेकंड, फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अहमद हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे, और जहाँ पे उन्होंने चीफ इलेक्शनल कमिश्नर, ओके, सीईओ हुआ था। ओके, चीफ इलेक्शनल कमिश्नर, सीईसी, चीफ, जो बांग्लादेश में वो इलेक्शनल कमिश्नर थे बांग्लादेश में। ओके, ये भी नहीं है। और अब्दुल कलाम आजाद तो हमारे रिसेंटली बहुत ही विद्वान, हमारे सबके चहेते साइंटिस्ट थे, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद। ओके, ये भी नहीं है। जो मेन आदमी फॉर दी वेस्टर्न एजुकेशन इन द मुस्लिम वो थे, वो है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। समझ में आया? ही इज एडवोकेट, ये एक एडवोकेट थे, और इन्हीं के बदौलत एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, ताकि मुस्लिम्स लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन मिल सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a committee was constituted for the evolution of new education policy 2016, constitution of new education policy 2016, that focuses on improving the quality of education and restoring the credibility of education system in India. Okay, 2016 में देखिए, मैंने जब ये सब आपको पढ़ाया था, एजुकेशनल कमिटी एंड कमीशन, मैंने आपको बताया था कि आपको टाइमलाइन याद रखना होगा। अगर आपने टाइमलाइन भी अच्छे से याद किया होगा कि किसके बाद कौन आया, तो भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, देखिए 2016 ये है, उसके बाद तो 2020 में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, है ना। अगर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, 2016 को तो हमने रिजेक्ट कर लिया था, है ना। 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, ही इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के कस्तूरी रंगन, है ना, एक ISRO चीफ थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उनके रिकमेंडेशन से हमने, उनके रिपोर्ट से हमने बनाया था क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो लागू हो रहा है अभी। ओके, और एक साइंटिस्ट थे जिनका कि क्या, वो वो उन्होंने जो दिया था, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, उन्होंने जो रिकमेंड किया था, उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ओके, वो थे कौन,
TST सुब्रमण्यम, है ना। आंसर क्या है? TST सुब्रमण्यम। मैंने बताया था, ये मेंशन भी किया गया है वहां पे। ओके, और फिर भी अगर आपको याद भी नहीं तो आप देखिए 2016 कोठारी कमीशन तो उससे बहुत पहले है, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, मुदालियार तो मुदालियार कमीशन भी तो बहुत पहले हो सकता है ना। शिवराम शर्मा और टी एस सुब्रमण्यम, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए राइट आंसर इज योर TST सुब्रमण्यम। ओके, नेक्स्ट एक जनरल क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये तो सबको पता है, क्या होता है? क्लोरीन, है ना। सिल्वर थोड़ी होगा, तो जिंक और कॉपर भी तो नहीं होता ना, क्लोरीन होता है। ये बच्चों, ये तो क्लास 8 का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन से गलत होते हैं एग्जाम में, इसका ध्यान रखिएगा आप सब। देखो, so next question is, which of the following body grant approval for starting new technical institution? Okay, new technical institution for introduction of new course and variation intake capacity in technical education. Okay, so ये technical education में की बात कर रहा है, जैसे कि ITI हो गया। ओके, ITI, ITI देखते हैं बहुत से ITI कॉलेज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है ना। सो इसके इसको which बॉडी इस सब चीजों को ग्रांट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये गलत हो सकता है ना। टेक्निकल एजुकेशन यही तो सही आंसर है, और क्या। ओके, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर भी देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है, टेक्निक सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच तो नहीं होता ना, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये नहीं हो सकता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का ब्रांच ही अलग है ना। वो CSR नेट JRF बहुत सारे फील्ड में देता है, लेकिन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में उसका कोई रिलेट नहीं है। ओके, आपको लग रहा होगा लेकिन नहीं। नेक्स्ट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये किस तरीके से एग्जाम होना चाहिए, कुरिकुलम क्या होगा, ये सब होता है, लेकिन स्पेशली हमको टेक्निकल एजुकेशन के लिए बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर होगा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़े भारत बढ़े भारत। ओके, सुना है इस नाम, पढ़े भारत बढ़े भारत, लॉन्च इन 2014। कब हुआ था ये लॉन्च? 2014। इज अ सब प्रोग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्कीम इन इंडिया, पूछा है। होप यू राइट इट। ओके, पूछा ये कौन से सब प्रोग्राम है। देखिए, ये 4 जो प्रोग्राम दिए गए हैं, ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जैसे कि जन शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ओके, साक्षर भारत अभियान। सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब लड़के क्या करें, सर्व शिक्षा अभियान पे टिक लगा के चले आते हैं, है ना। पढ़े भारत बढ़े भारत थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता है, अगर आप अंदाजे में ही कर लोगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके गलत होने के लिए। ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे क्या क्या है। ओके, सबसे पहले साक्षर भारत अभियान, ये कब हुआ था? 2009। ओके, 2009 में ये हुआ था। ओके, ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे, ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे हमारे इंडिया में ये लॉन्च हुआ था, साक्षर भारत योजना। साक्षर का मतलब ही लिटरेसी आता है। ओके, साक्षर भारत अभियान, ओके, 2009 में हुआ था इंटरनेशनल लिटरेसी डे में। इसका जो मेन मोटो था, अचीविंग 80% ऑफ लिटरेसी, अचीविंग 80% ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द सर्व शिक्षा अभियान। ओके, सर्व शिक्षा SSA कहा जाता है। ओके, ये कब लॉन्च हुआ था? SSA इज 2001 में हो गया था। ओके, 2001 में जब मेरा जन्म हुआ था तब से हो गया था ये SSA। ओके, आपने देखा होगा, मैं हमारे स्कूल में एक पेंसिल होती है, उस पेंसिल के आगे एक लड़की बैठी होती है, पीछे एक लड़का बैठा हुआ होता है, ये लोगो था। ओके, सर्व शिक्षा अभियान हमारे उड़ीसा में कहा जाता है समस्ते पढ़ंतु समस्ते पढ़ंतु। ओके, ये क्या करता था? इट्स फॉर कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, है ना। बच्चे को स्कूल करिकुलम, बहुत सारी चीजें, प्राइमरी एजुकेशन मोस्टली फोकस्ड ऑन
प्राइमरी एजुकेशन, ओके, प्राइमरी एजुकेशन सबको कंपल्सरीली मिलना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, दिस इज द मेन मोटो ऑन सर्व शिक्षा अभियान, ओके। हर किसी बैकग्राउंड के बच्चों को देख कर वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ओके। हमने एक लेक्चर लेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हमारे एक क्वेश्चन का अगर हम इतना ज़्यादा 15 मिनट दे देंगे तो भी तो नहीं होगा, लेकिन 5-7 मिनट तो चलता है थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, ओके। नेक्स्ट वन इज RMSC, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ओके। ये भी कब कब हुआ था? 2009 में लॉन्च, ओके। वो प्राइमरी, ये सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है ना, जैसे कि फॉर 9th-10th इन सब के लिए सबसे ज़्यादा यही होता था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ताकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से लेके आए, उनको पढ़ाए, है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन दोनों में से तो पढ़े भारत बड़े भारत ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, ओके। एक और रह गया हमारा जन शिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, JJS, जन JJS क्या JAS, जन शिक्षण JSS, जन शिक्षण संस्था JSS, ओके। और ये किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से आया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या किया गया? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है 250 वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया गया था। 250 वोकेशनल एजुकेशन आर इंट्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल रिपेयरिंग करें, आप टेलरिंग करें, आप आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई भी आप कर सकते हैं, ओके, सही है। और क्या टारगेटेड ग्रुप यहाँ पर किया गया था? टारगेटेड ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज, गर्ल्स, यूथ, SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब बच्चों को टारगेट, और इसी के अंदर जो स्कीम था दैट्स दी पढ़े भारत बड़े भारत, ओके, पढ़े भारत बड़े भारत जन शिक्षा संस्थान के अंदर में होता। हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है? जन शिक्षा संस्थान, ओके, होप यू अंडरस्टैंड, ओके। और लेटर ऑन क्या हुआ? SSA, सर्व शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टीचर एजुकेशन, TE, टीचर एजुकेशन, ये सब मिलके एक क्या कहते हैं, समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, ओके। 2018 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन मिलकर क्या कहते हैं? समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ओके। ये आपके कॉपी में ये नोट होना चाहिए, ये सारी चीजें, ओके, किस तरीके से कहाँ से क्या होता है आपको, ओके, सही है। लिख तो लो पहले अच्छे से, फिर हम आगे और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए चाइल्ड इन द क्लास इज फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स एंड लाइक्ड बाय ऑल टू इंटरैक्ट विथ ऑल स्टूडेंट विदाउट प्रेजुडिस इज कॉल्ड व्हाट, ओके। देखिए, सोशियोमेट्रिक एक कॉन्सेप्ट होता है। सोशियोमेट्रिक मतलब आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल में जाते हैं और हर किसी से नहीं बात करते, वो अपने आप जाते हैं, अपने तरीके से बैठते हैं, अपना पढ़ते हैं और चले आते हैं। उन बच्चों को कहा जाता है आइसोलेट। क्या बोलते हैं उनको? आइसोलेट्स। नंबर 2, कुछ कुछ होते हैं जो कि एक गैंग के लीडर होते हैं, ओके, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं, उनको बोला जाता है हीरो, ओके। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि हर बच्चे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलजुल जाते हैं, उन सबसे दोस्ती निभाते हैं, उनको कहा जाता है स्टार्स, ओके। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में बहुत ही उम्दा तरीके से होते हैं, बच्चों पढ़ते हैं, टीचर्स के दिया हुआ सारा काम वो कर लेते हैं, है ना, अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आते हैं, उनको बोला जाता है सुपरस्टार, ओके। समझ में आया? ये हमारा कुछ वो जो आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, क्राइटेरिया फॉर यार असेसमेंट के लिए ये सारी चीज़ें किया जाता है, हाँ, उसका सोशियोमेट्री किया जाता है। सो क्वेश्चन पूछा गया था, ए चाइल्ड इन द क्लास, मैं बताऊंगा सोशियोमेट्री जब पढ़ेंगे हम बताएंगे आइसोलेट क्या होता है। कुछ कुछ होते हैं म्यूचुअल्स मतलब दो फ्रेंड सिर्फ वो दोनों आते हैं, दोनों पढ़ते हैं, दोनों चले जाते हैं,
वैसे उनको बोलता है म्यूचुअल्स। ओके नेक्स्ट, और कुछ होता है चेन, जैसे कि एक ग्रुप हो जाता है, दो बच्चे ऐसे दोस्ती हो के 4-5 का एक ग्रुप हो जाता है, दैट्स द चेन, है ना, पढ़ेंगे उसको। ए चाइल्ड इन द क्लास हु इज फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स एंड लाइक टू इंटरैक्ट विथ ऑल विदाउट प्रेजुडिस मे बी कॉल्ड व्हाट, स्टार, मे बी कॉल्ड स्टार, उसको क्या कहा जाता है, स्टार कहा जाता है। होप यू, ये सोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ओके, सोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, एक पैरामीटर है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of the following is known as one way channel of communication of information, one way channel of communication of information। तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक से ही ज़्यादा एक्टिव होगा, जैसे कि डिस्कशन मेथड में क्या टीचर स्टूडेंट दोनों, तो ये नहीं हो सकता है ना, इसमें तो दोनों एक्टिव होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ऐसा होता है, टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, प्रोजेक्ट मेथड भी ऐसा ही होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे मिल के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ओके, डिस्कशन कर करके थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ा के। ओके, एंड द लेक्चर मेथड इज द मेथड वेयर वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, आंसर इज लेक्चर मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन केम ऑन टू द इफेक्ट ऑन कब और कब इफेक्ट दिखाए। देखिए, राइट टू एजुकेशन का एक्ट अलग है, लेकिन ये राइट टू एजुकेशन कब इफेक्ट हुआ, जैसे जब हमारा सर्व शिक्षा अभियान लगा, है ना, क्या 2010? नो, ये तो 2010 नहीं, 2001 है। अगर 2001 में भी तो अप्रैल 1 या मई। ओके, द आंसर इज अप्रैल 1। ये थोड़ा थोड़ा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, कब कोई चीज़ लागू हुई, कब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये सारी चीज़ें। ओके, लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ट्रबल विद द रीडिंग। ओके, रीडिंग ऑल्दो हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंस, उसका सही इंटेलिजेंस भी है, ओके, एवरेज इंटेलिजेंस भी है, हैविंग प्रॉब्लम डिफिकल्टी विद स्पेलिंग वर्ड्स, रीडिंग क्विकली एंड राइटिंग। ओके, एंड जो ऑप्शन है हमारे, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ओके, वो अपनी पहचान भूल जाता है, ये नहीं हो सकता। ओके, डिसग्राफिया मतलब रिटर्न में प्रॉब्लम, सिर्फ रिटर्न में। ओके, रिटर्न में है लेकिन सिर्फ रिटर्न में तो नहीं है ना, रीडिंग में प्रॉब्लम, तो डिसग्राफिया तो नहीं होगा। ये टोपिया मतलब इमेजिनरी वर्ड, ये भी तो नहीं होगा। तो आंसर इज डिसलेक्सिया। मैंने आपको पहले से ही बताया था, ये रीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन अगर राइटिंग में भी पूछे तो भी यही होगा, क्योंकि जो जो आदमी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकता वो अच्छे से लिख भी नहीं सकता, है ना, सही, वो स्पेलिंग वर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, रीडिंग क्विकली नहीं कर पा रहा है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब आंसर क्या हुआ, डिसलेक्सिया। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी में बी डिफाइंड है, साइकोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ सोसाइटी, नो, दैट इज सोशियोलॉजी। स्टडी ऑफ सोल, ये भी नहीं हो सकता। ओके, स्टडी ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट, ये भी नहीं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर, किस तरीके से कोई आदमी बिहेव कर रहा है, उसी की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं, है ना, समझ में आया। देखिए, क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, तो इसका यूटिलाइजेशन करिए, थोड़ा सा अच्छे से मन लगा के पढ़िए और एग्जाम में फोड़ के आ जाइए। ओके, सही है, मिलेंगे फिर से, जय हिंद।